हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्क्स अकेडमी। सो सीबीएसई ने इस सेशन के लिए रिड्यूस सिलेबस जो था, जो टर्म वाइज सिलेबस है, वो अपलोड कर दिया है। और हमारे पास ये टर्म वाइज डिलीटेड पार्ट है सिर्फ, मतलब जो पार्ट आपके सिलेबस में था पहले, उनमें से कुछ पार्ट हटाए गए हैं। तो ये सिर्फ हटे हुए पार्ट हैं जो आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और मैं अभी 12th और 11th का डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या पार्ट हटा है, क्या आपको पढ़ लेना चाहिए, क्या हम लोगों को छोड़ देना चाहिए पूरी तरह से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। तो फिजिक्स में चैप्टर 1 जो हमारा स्टार्ट होगा वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब इस चैप्टर में वैसे तो बेसिकली कुछ खास रिड्यूस हुआ नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना है। बस लास्ट में आपको एक एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का नहीं पढ़ना है, वो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, जिसमें आपको सेल के अंदर, बाहर और सरफेस पे फील्ड निकालनी होती है और फिर उसको हम लोग प्लॉट करते थे। तो इस चीज़ को हटा दिया है। तो अगर इसको नहीं भी हटाते तो कोई खास मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ने वाला था, क्योंकि ये कोई भी बच्चा आराम से निकाल सकता है अगर उसे गॉस थ्योरम क्लियर है तो, कि भाई सरफेस है, गॉसियन सरफेस आपको लेना है, अंदर में जो चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें और आपको मिल जाएगी फील्ड। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर 2 कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा इन सारे चैप्टर्स में। चैप्टर 3 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ही बेसिक सा रिडक्शन है। जैसे आपका एक टॉपिक हटा है कार्बन रजिस्टर्स, और उससे रिलेटेड उसकी कलर कोडिंग। तो आप लोगों को वो इंटरेस्टिंग मेथड याद होगा जिससे हम लोग कलर कोड याद करते थे। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आप लोग क्लास 10th में होपफुली सब बच्चे पढ़े हैं इसको अच्छी तरीके से, तो उसके सवाल हटेंगे, तो उनसे वैसे कोई खास फर्क आपके सिलेबस पे नहीं पड़ने वाला। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें एक टॉपिक हटा है जो कि है अपना साइक्लोट्रॉन, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते थे, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते थे। तो ये हट गया है। बट मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उस चैप्टर के, आपको मालूम है कि कैसे मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है, कैसे आपका लेफ्ट हैंड रूल काम करता है, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत तो है नहीं। क्योंकि साइक्लोट्रॉन करता क्या था, जो आप लोग पढ़ोगे कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब क्रॉस में अप्लाइड है तो उसकी वजह से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। तो इसको छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 5 जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हटे हैं जो मतलब आप लोगों को आते हैं, क्योंकि देखो अगर हम लोग बात करें इसकी, जो पहला टॉपिक हटा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब आपने अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन किया है एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो कि अपना होता है परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के, तो ये दोनों अगर आपने किया है तो भाई मैग्नेटिक डाइपोल में दिक्कत क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपके दो चार्जेस होते हैं, एक यहाँ पे माइनस क्यों होता है, एक प्लस क्यों होता है। आप डाइपोल मोमेंट लेते हो और उसके अलॉन्ग में फिर फील्ड निकाल लेते हो। सेम उसी तरीके से अगर मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होने वाली है। तो ये हट चुका है। बट आप लोग अगर इसके सवाल आते भी हैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे चैप्टर 5 तो इसमें आपको पता चलेगा कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जब का भी एक टॉपिक है जो क्या करता है, मैग्नेटिक पोल्स को एज अ सम डिस्क्रीट चार्जेस ट्रीट करेगा और वो सेम टाइप का फॉर्मूला देता है जैसा हम पाते थे कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में। इसके बाद इस चैप्टर में हटा है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई टॉर्क हम लोग निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो ये सेम चीज़ था, इसलिए सीबीएसई ने इसको हटा दिया है और ये हट गया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इसका वही सेम केसेस बनने वाले हैं कि भाई आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई यूनिफॉर्म और उसमें एक डाइपोल ऐसे रख दिया। अब वो थीटा एंगल पे है, आपको उस पर टॉर्क निकालना है और फिर टॉर्क की 3 कंडीशंस आपको बनेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम एनर्जी का केस। तो ये केसेस आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिडक्शन है वो लास्ट ईयर भी हुआ था, इस ईयर भी सेम हो रहा है। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हटा दिया गया विथ एग्जांपल्स। एंड आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स को भी नहीं पढ़ना है, तो इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि इस पे ज़्यादा सवाल वैसे बनते नहीं हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कैसे हम मैग्नेटिज्म का यूज़ करके इंड्यूस कराने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है, 4-5 इसमें टॉपिक है, उसमें क्या ही डिलीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है अल्टरनेटिंग करंट।
इसमें 2 टॉपिक हटे हैं, बाकी सब कुछ है, आपको सब कुछ पढ़ना है, बस पावर फैक्टर और वाटलेस करंट नहीं पढ़ना है। बट मुझे नहीं लगता कि ये 2 लाइन का टॉपिक है, इसको कौन छोड़ना चाहता है, पढ़ लेना क्या जाता है, जेई में आ गया तो अच्छा है ना। तो ये हो गया आपका टर्म 1 का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें है पूरे के पूरे 7 चैप्टर। ये आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लाइन वाइज सारे चैप्टर्स तैयार करने हैं, बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब टर्म 2 की बात करेंगे तो टर्म 2 में रिडक्शन है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी चीज़ है, इसी से रिलेटेड आगे आपको पढ़ना भी है। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में देखिए हटाने वाला जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें जब क्लास 10th में लाइट नाम का चैप्टर आपने पढ़ा है तो ये सब आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली जो रिवीजन पार्ट है 10th से 12th में आने वाला, वो रिवीजन पार्ट हट गया यहाँ पे। फिर आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे, नेक्स्ट चैप्टर। तो इसमें भी लास्ट ईयर वाले ही सेम डिलीशन दिख रहे हैं मुझे। वो है आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ एंड यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ये भी है वैसे देखा जाए तो, बट हटा दिया गया है तो आप इसको छोड़ दें। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें एक ऐसी चीज़ हटी है जो वैसे तो कभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स कभी थे ही नहीं सिलेबस में, केवल हमको कंक्लूजन समझना था, डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट। तो इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चैप्टर आएगा एटम्स। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सब कुछ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं जो कि है न्यूक्लियाई। इसमें हमारे पास हटा क्या क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी हट गई है, इसको एक थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं पे। उसके अलावा अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ। हाफ लाइफ तो आप केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे केमिकल काइनेटिक्स में, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट जो हटा है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। तो ये वैसे तो आता था पहले एग्जाम में कभी कभी, लेकिन अब उतना फ्रिक्वेंटली तो आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। नेक्स्ट आएंगे चैप्टर 14, जो लास्ट चैप्टर होगा 12th की फिजिक्स का, और उसमें आपका हटा है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड तो हर साल हटा ही दिया जाता है, क्योंकि एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, बहुत ज़्यादा इसकी वर्किंग में भी नहीं है डिटेल। तो ये हमने डिस्कस किया पूरा फिजिक्स का सिलेबस। अब इसको देख के क्या लगता है, कुछ खास ऐसा हटा नहीं है। तो जो जेई वाले बच्चे हैं वो कोशिश करें कि सब पढ़ लें, अगर उनसे कुछ छूट भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर बोर्ड पर्पस वो इसको छोड़ दें। बट जब जेई की बात आती है तो आपको एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ रेडी होना होता है, तो इन कॉन्सेप्ट से आपका केवल नॉलेज ही बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से कि जेई के बच्चों को इन्हें भी पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हम मैथ्स। तो मैं पहले फिजिक्स और मैथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वही 2 सब्जेक्ट लेता हूँ नॉर्मली क्लासेस में। केमिस्ट्री के मैं कभी कभी एक आध चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो इसलिए अब स्टार्ट करते हैं मैथ्स का डिस्कशन। तो इसमें आपका चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, टर्म 1 में कुछ चैप्टर से पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हटा है कंपोजिट फंक्शन, जो आप फॉग और गॉफ निकालते थे वो हटा दिया गया है। उसके अलावा इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी हटा दिया गया है। मेरे हिसाब से आप इन्वर्स ऑफ फंक्शन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने में थोड़ी आसानी होगी। उसके बाद आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसमें आपका ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हटा दिया गया है और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ। तो ग्राफ हटाया क्यों गया होगा, सोचो जरा कि लास्ट ईयर तो ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ किए हो ना हर फंक्शन का। तो भाई अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करने बोला जाए तो कोई भी बच्चा जो अच्छे से कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है वो कर सकता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ लें। जेई वाले बच्चों के लिए मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी छोड़ना ठीक नहीं है, पढ़ लें। वैसे लास्ट ईयर बोला तो गया था कि जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उस हिसाब से जेई का पेपर आएगा, बट क्या पता नेक्स्ट ईयर क्या हो, तो इसलिए पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल टॉपिक्स हटे हैं। नेक्स्ट है अपना मैट्राइसिस। मैट्राइसिस में हमारा क्या हटा है, मैट्राइसिस में हमारा हटा है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ ट्रू मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स हमारे पास हैं, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है, तो वो हटा दिया गया है। बाकी ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हटा है। तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते थे भाई, इन्वर्स निकालते थे। तो इन्वर्स के सवाल आएंगे कि नहीं,
तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, क्योंकि इन्वेंटरी रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर हटा है तो जब वही नहीं आता तो आप इन्वर्स कैसे निकालोगे। बाकी बहुत सिंपल सी चीज़ है, ट्राई करना कि पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स में आपका हटा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, और लास्ट एक्सरसाइज में जो हमारा होता था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो वैसे तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट वैसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आप अपने डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट वो सॉल्व करने की बजाय सिंप्लीफाई कर सकते हो और आसानी से आंसर ला पाओगे। नेक्स्ट बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम दोनों हट गए हैं, रोलिस थ्योरम भी और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसलिए इनको आराम से आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आपका मेन तो फोकस होना चाहिए कंटिन्यूटी चेक करने में, उसके बाद डिफरेंशिएबल है कि नहीं फंक्शन ये फाइंड करेंगे, और बेसिक डिफरेंशिएशन ये लास्ट ईयर जो आपने 11th में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, उसी को एक्सपैंड किया जाएगा यहाँ पे, उन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चेन रूल आएगा, आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करोगे, इम्प्लिसिट फंक्शन करोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म करोगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज हटा दिया गया है, मतलब कि एक जैसे सिंपल से बात करें अगर कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, देन हाउ y चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फाइंड करने में क्या दिक्कत होगी, आप डिफ्रेंशिएट करो और आपको मिल गया। तो इस चीज़ को हटाया गया, तो बहुत ही बेसिक चीज़ हटाई गई है, तो इसलिए इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो हटा है वो है यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रॉक्सीमेशन, तो अप्रॉक्सीमेशन हट गया, लास्ट ईयर भी हटा था, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको जेई देना है वो ऑब्वियसली तैयार कर लें। और टर्म 1 में ये 6 चैप्टर्स तो आपकी फर्स्ट बुक में है, सेकेंड बुक से एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है टर्म 1 में, जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग, और इससे हटा क्या है, तो इससे हटा है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। तो ठीक है, छोड़ दें इसको। और उसके अलावा दूसरा जो था कि फिजिएबल रीजन तो सबसे बनता है, इनफिजिएबल रीजन में जो बाउंडेड कर्व्स हैं केवल उन्हीं को स्टडी करेंगे, जो अनबाउंडेड होंगे जो रीजन्स उनको हटा दिया गया है। तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी मार्किंग जल्दी ही मिल जाएगी, उनको नहीं करेंगे। अब टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में सेकंड बुक से आपके मैक्सिमम चैप्टर्स हैं, एलपीपी फर्स्ट में आ गया तो वो हट जाएगा। अब इंटीग्रल्स में क्या हटाया गया है भाई, तो इंटीग्रल्स में 2 टाइप के डिफरेंशिएशन हटे हैं। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ √ax² प्लस bx प्लस c, जो कि मुझे नहीं लगता अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है तो इसको करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये वहीं से आया हुआ है। और नेक्स्ट जो हटा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q √ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के तहत देखो अगर, तो उसमें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक हटा है वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में दिक्कत होती है, तो इसको हटा दिया गया है। बाकी ये है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो तो मैं क्लास में ज़रूर पढ़ाऊँ इस चीज़ को। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें आपको हटाया गया है एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। जब कर्व आपके होंगे लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, इनके बीच का कर्व हटा दिया गया, मतलब इनके बीच का जो एरिया निकालना होता था वो सवाल हट गया, सिंपल कर्व के एरियाज को निकालना है। तो इसमें कोई खास वैसे बहुत ज़्यादा हार्डनेस तो होती नहीं है, आपको बस कर्व आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रीजन कहाँ तक किसके अंडर में आ रहा है, तो उस हिसाब से इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर आए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो फिर से जनरल सोल्यूशन दे के डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने वाली चीज़ को हटा दिया गया है। और उसके अलावा जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वो तो है, बट हटाया क्या गया है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको पिछला वाला पार्ट आता है तो सेकेंड पार्ट तो जस्ट उसका उल्टा है ना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेक्टर्स में बात करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया है, बट कोप्लेनरिटी ऑफ प्लेन्स चेक करने के लिए बड़ा अच्छा होता है, और भी कहीं कहीं पे इसका यूज़ है, तो इसको ज़रूर पढ़ें, इसको ना छोड़ें। एक छोटी सी टॉपिक से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब बात करते हैं 3D ज्योमेट्री की। तो 3D ज्योमेट्री में एंगल्स हटे हैं कि भाई 2 लाइन के बीच में एंगल निकालो, हट गया। 2 प्लेन के बीच में, 1 लाइन और 1 प्लेन के बीच में। अब बड़ी छोटी सोचने वाली चीज़ है कि 2 लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालना है भाई, तो आप A डॉट B निकालो। A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, वहाँ से आपको cos थीटा, तो थीटा निकालना था। अब अगर 2 प्लेन्स की बात करें तो भैया अगर एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन है, तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है ना, ये भी बहुत ही बेसिक चीज़ थी, इसलिए इसको हटाया गया है।
उसके अलावा बात करें एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, तो भाई प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन इसके बीच में एंगल निकालो। सिंपल सी चीज़ है, क्लास 11th में इस टाइप के सवाल किए होगे कहीं ना कहीं पे, तो ये भी ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में आए तो प्रोबेबिलिटी में हटा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन एंड वेरिएंस नहीं पढ़ना है हमको रैंडम वेरिएबल का, और साथ में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया मैथ्स का सिलेबस। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ देखने वाली चीज़ तो थी नहीं, बड़ा ही सिंपल था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में लेता नहीं हूँ, तो मेरे पास जो टॉपिक्स हैं मैं बस उनको बता सकता हूँ। मैंने केवल फिजिकल ही पढ़ाया है इसमें वैसे कई बार। तो शुरुआत करेंगे सॉलिड स्टेट से। लास्ट में जो आपको देखने को मिलता था सॉलिड स्टेट में बैंड थ्योरी हटा दी गई है, इंसुलेटर और एनपी टाइप सेमीकंडक्टर हटाया गया है। तो ये सोच के हटाया गया ना कि भाई ये जो सेकंड पार्ट है आपका बैंड थ्योरी, और ये पूरा का पूरा आपका सेमीकंडक्टर का पार्ट है। फिजिक्स में पढ़ोगे ही ना, तो केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा लोड लेना का क्या। फिर सॉल्यूशंस में आपका हटा है दो टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक है वो, क्योंकि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता क्यों है भाई, तो डिसोसिएशन की वजह से या फिर एसोसिएशन की वजह से आयंस के। और यहाँ पे वेंट-हॉफ फैक्टर ही हटा दिया गया। मतलब आपको लास्ट के जो दो एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में वो नहीं करना है, उस टाइप के सवाल भी नहीं करने हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से आपका ये जो मेटलर्जी वाला चैप्टर था, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। पी ब्लॉक में क्या क्या हटा है ये इसका पूरा डिटेल्ड है, लिखा हुआ है इस पीडीएफ में, आप इसको देखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर जो आपका फर्स्ट टर्म में इंक्लूडेड है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इसमें आपका जो लास्ट में 4-5 टाइप के कंपाउंड दिए हुए हैं, इनका यूज़ हटा दिया गया है और इनका प्रॉपर्टी तो देख लेना इसको भी। नेक्स्ट है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें मेथनॉल और इथेनॉल का लास्ट में एक पेज का है यूजेस, हटा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी देख सकते हो। वैसे एग्ज़ाम के पर्पज़ पे तो मत ही देखो, क्योंकि जितना कम लोड रहे उतना अच्छा है, खासतौर पे केमिस्ट्री में, क्योंकि चीज़ों को रिमेंबर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं जो एक और चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है फर्स्ट टर्म में आपके, वो है बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आपका ओलिगोसैचराइड्स एंड पॉलीसैचराइड्स हटा दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हट गया है, प्रोटीन्स में एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हटी हैं, मतलब एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में हटा है। उसके अलावा विटामिन्स में उनका क्लासिफिकेशन और फंक्शन हटा दिया गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में ड्राई सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मतलब पूरा का पूरा सेल ही हटा दिया गया है। जो आपका एक बैटरी का पूरा पार्ट था लास्ट में चैप्टर के, वो पूरा हट गया है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में आएंगे तो पूरी कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी और एनहेनियस इक्वेशन हट गया है। मतलब आपको बेसिकली पूरा केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ोगे तो पूरा मैथ्स ही फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप पूरा मैथ्स पढ़ रहे हो, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, मतलब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग और इंटीग्रेशन, काम खत्म। नेक्स्ट चैप्टर बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, तो इसमें कैटालिसिस हटा है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एंजाइम कैटालिसिस, और एक और टॉपिक है इमल्जन और उसके टाइप्स, तो ये सारी चीज़ें हटी हैं। फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करें तो इसमें आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ हट चुकी हैं। इसके अलावा लैंथेनॉइड्स की केमिकल रिएक्टिविटी हटा दी गई है, और एक्टिनॉइड्स का तो पूरा पूरा एक्टिनॉइड्स ही हट गया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चैप्टर बात करें अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो इसमें इनके स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म को हटाया गया है, और उसके अलावा इनका इम्पोर्टेंस तो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं हटा इस चैप्टर से भी। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, जिसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। और अमाइंस में आओगे तो पूरा का पूरा डाइजोनियम सॉल्ट, जैसा लास्ट ईयर हटा वैसा इस साल भी हट चुका है। और पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो पूरी तरह से हटा दिया गया। तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं है। केमिस्ट्री में आपको लगेगा 3 चैप्टर हटे हैं तो वो अच्छा है, बाकी फिजिक्स और मैथ्स में मेरे हिसाब से आप आराम से उसको कर सकते हो कवर। अब ये मेरे पास है क्लास 11th का सिलेबस, डिलीटेड सिलेबस, तीनों सब्जेक्ट का है। बाकी इस पे मैं डिस्कस करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं क्लास 11th में वो डिलीटेड पोर्शन के पीछे ना जाएं, क्योंकि अगर आप डिलीटेड पोर्शन के पीछे जाते हो तो मैंने देखा है कि लास्ट ईयर जो बच्चे डिलीटेड पोर्शन पढ़े थे उन्होंने मैथ्स में ये चैप्टर्स नहीं पढ़े थे। कौन कौन से नहीं पढ़े थे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग
अभी जो जेई के पेपर्स हो रहे हैं उनमें भी इसके सवाल आए हुए हैं और ये आते ही हैं। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सवाल गारंटीड है, 4 नंबर आपको आराम से मिलेगा एक छोटे से चैप्टर को पढ़ने का। इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम और पीएमआई की अगर बात करें तो इसका यूज़ पड़ेगा आपको क्लास 12th में। ऐसा नहीं है बिना बाइनोमियल थ्योरम के आपको कहीं कहीं पे दिक्कत जाएगी। इवन कि फिजिक्स में भी कुछ डेरिवेशंस होंगे जहाँ पे 1 + x⁴n को अपन यूज़ करते हैं 1 + nx या 1 - nx अगर 1 - x⁴n है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि इनको पढ़ लो। 11th वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान ना दें डिलीटेड सिलेबस पे। जब आपका एग्ज़ाम आए उस समय खोल के देख लो। रिवीजन के टाइम पे इन टॉपिक्स को मत रिवाइज करो, चलेगा, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो ये पूरी चीज़ों को पढ़ो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पीएमआई का आपको डिटर्मिनेंट में सवाल मिलेगा कि यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दिस। तो कौन गारंटी लेगा आपकी कि भाई आप क्यों नहीं पढ़े 11th में? क्योंकि अगले साल आपका अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होने वाले हैं। तो इसलिए बेटर यही होगा कि मैथ्स में तो पूरा पढ़ें, केमिस्ट्री में भी मेरे हिसाब से पढ़ लो यार, कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ों को हटाया गया है जिनको आप पढ़ोगे तो आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा अच्छा ही होता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा हटा है, वैसे पढ़ लो, सिंपल सा है आराम से। फिजिक्स में अगर देखोगे तो फर्स्ट टर्म में तो ऐसा लगता है कि कोई डिलीट ही नहीं हुआ है, पूरा नो डिलीशन हर तरफ से, बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें हटाई गई हैं। जैसे ग्रेविटेशन से केपलर्स लॉ हट गए हैं, पढ़ लेना, 10-15 मिनट लगता है इसमें। उसके अलावा रोटेशनल मोशन जो अपना रिजिड बॉडी डायनामिक्स है उससे पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हट गया, पढ़ लो, सिंपल सा है, उसी से निकालोगे बाकियों के। और अगर वो 2 चीज़ें आती हैं ना तो बाकी चीज़ें जो चीज़ भूल भी जाओ उन फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो चुटकी बजा के बहुत ही आसानी से। इसके अलावा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिलीट हुआ है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितना ही टाइम लगता है, 5 मिनट तो लगेगा, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हीट इंजन पढ़ लेना भाई, सवाल इस पर भी आते हैं जो हट चुका है। डॉपलर इफेक्ट है आपका और फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स है आपका वेव्स में, ये भी पढ़ लें। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हटा है आपका इलास्टिक बिहेवियर, शियर मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी। मेरे हिसाब से 11th वाले बच्चे डिलीटेड सिलेबस पे ध्यान न दें, क्योंकि उनको जेई का अगर प्रिपरेशन करना है तो बिल्कुल ना दें। और मैथ्स वाले बच्चे तो स्पेशली, मैथ्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ ऐसा मान लो और पूरा पढ़ो, क्योंकि जो चीज़ गई तो 12th में जाके उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम पूरा चीज़ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कोई पढ़ाई ना दुनिया का सबसे आसान काम है, अगर अच्छे से करोगे इंटरेस्ट लेके ना तो पढ़ाई में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होती है। कभी कोई मेहनत का काम करके देखो, दूसरे दिन से आपको पढ़ाई आसान लगनी चालू हो जाएगी। तो 11th के बच्चे डिलीटेड सिलेबस पे ध्यान ना दें। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी डिलीटेड सिलेबस को इग्नोर करें। केवल जब आप सीबीएसई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या 11th वाले स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तब आप देखो, क्योंकि रिवीजन के टाइम में आप उन चीज़ों को स्किप करो। और 12th के बच्चे जो सिर्फ बोर्ड देना चाहते हैं, जिनको जेई से कोई लेना देना नहीं है, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है इंजीनियरिंग करने के लिए, जो बीएससी या कोई अदर फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, तो वो फॉर श्योर डिलीटेड सिलेबस देखें और अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपका फर्स्ट टर्म जो होगा वो 35 मार्क्स का होगा, सेकेंड भी 35 का होगा। फर्स्ट तो वैसे अभी तक तो गारंटी है कि आपका ऑनलाइन हो सकता है, कोई गारंटी इसमें भी नहीं है। वैसे गारंटी कौन दे सकता है इस चीज़ की, क्योंकि कब ये कोरोना जाएगा और कब आएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और सेकेंड टर्म जो होगा उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन हो, वो रिटन पेपर हो, ज़्यादा बेटर है। आपका भी कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, आपको भी मज़ा आएगा। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये पूरा डिस्कशन आप लोगों को समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी 11th 12th के लिए तो ये हो चुका है हमारा, 9th 10th के लिए जल्दी ही वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी।